दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपना सेविंग अकाउंट कैसे मेंटेन करें ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस ना आए, ना बैंक आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करे। आप में से काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं, सर एक सेविंग अकाउंट के अंदर कितना पैसा जमा करवा सकते हैं, कितना पैसा मेंटेन कर सकते हैं, ऑनलाइन कहीं से 6 लाख रुपए आ रहा है, सर क्या अकाउंट फ्रीज हो जाएगा क्या, कितना पैसा एक साल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कब आपको जीएसटी लेना ज़रूरी है, ऐसे काफ़ी सारे सवाल आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं सवालों के बारे में और आपको बताएंगे एक-एक पॉइंट बारीकी से आपको, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस ना आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए हम क्या-क्या टॉपिक कवर करेंगे, आप में से काफ़ी लोगों के सवाल आए हैं तो उन्हीं को कवर करेंगे। क्या-क्या सवाल हो सकते हैं, कितना कैश जमा करवा सकते हैं, कितना कैश निकाल सकते हैं, क्या कैश जमा करवाने के ऊपर इनकम टैक्स नोटिस भेजता है, बैंक आपका अकाउंट कैसे फ्रीज करता है या क्यों करता है, बिजनेस का पेमेंट क्या हम अपने सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोग एईपीएस चलाते हैं, आधार केंद्र चलाते हैं, तो उनका पेमेंट जो है वो अपने सेविंग अकाउंट में लेते हैं। यूपीआई क्यूआर से आप पेमेंट लेते हैं, क्या उसके बेसिस पे भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और भी काफ़ी तरह के सवाल हैं। एक सेविंग अकाउंट में कितने पैसे रख सकते हैं, एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट रख सकता है, सारे सवालों के जवाब आपको एक-एक करके मिलने वाले हैं। देखिए सबसे पहला सवाल है, हाउ मच कैश कैन बी डिपॉजिटेड इन अ सेविंग अकाउंट। एक सेविंग अकाउंट में आप कितना कैश जमा करवा सकते हो। तो वैसे इसकी कोई भी लिमिट नहीं है लीगल तरीके से। आप जितना पैसा कमा रहे हो आप जमा करवा सकते हो। आप जितने का बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस है आपका, आप सेल करते हो, साल भर में 40 लाख रुपए का माल आपने बेचा है तो आप 40 लाख रुपए जमा करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बेसिस पे आपने आईटीआर में इनकम कितनी डिक्लेयर करी है। आपने 40 लाख का माल बेचा, आपको वहाँ से प्रॉफ़िट हुआ 6 लाख रुपए का। आपने आईटीआर में बता दिया कि मेरे को 6 लाख रुपए प्रॉफ़िट हुआ। लेकिन आपने कैश क्या है कि 40 लाख जमा करा दिया और साल खत्म होने के बाद में भी आपके बैंक अकाउंट में 40 लाख रुपए पड़े हैं। स्टार्टिंग में 0 था, एंड में 40 लाख है। तो यानी कि इससे क्या प्रूव होता है कि आपका जो इनकम है, आपके पास 40 लाख रुपए बढ़े हैं और आप आईटीआर में बता रहे हो सिर्फ़ 6 लाख रुपए बढ़े हैं। तो ये जो मिसमैच आता है ना, उस बेसिस पे नोटिस आ सकता है। अगर आप 10 लाख रुपए के अंदर जमा कराओगे तो इग्नोर कर दिया जाएगा। 10 लाख से ज़्यादा जमा कराओगे तो वो जानकारी जो है वो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि वो जानकारी आई और वो नोटिस भेज देगा, नहीं। वो वेरीफ़ाई करेगा आपकी इनकम के अगेंस्ट आप आईटीआर फाइल करते हैं, उसमें आईटीआर में कितनी इनकम रिपोर्ट करते हैं, उससे वेरीफ़ाई किया जाएगा। अगर मिसमैच आता है तो ही आपको नोटिस आ सकता है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नोटिस आएगा। अब बात करते हैं दूसरा सवाल, इफ़ 10 लाख से ज़्यादा आपने कैश जमा करवा दिया, क्या नोटिस आएगा ही आएगा? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया ज़रूरी नहीं है कि नोटिस आएगा ही आएगा। लेकिन आपकी ट्रांज़ैक्शन को जो है वो रिपोर्टिंग सिस्टम जो एआईएस होता है गवर्नमेंट का, उसके पास वो जानकारी चली जाएगी। अब आईटीआर से वेरीफ़ाई करेगा आपकी इनकम, उसके बाद में ही आपको अगर सस्पिशियस लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो नोटिस आपको भेजा जा सकता है। अगला सवाल है, हाउ मच कैश कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम अ सेविंग अकाउंट। 1 साल में आप कितना पैसा अपने सेविंग अकाउंट से निकाल सकते हैं? देखिए, आपका सेविंग अकाउंट, आपका पैसा, निकालते टाइम कोई दिक्कत नहीं है, पैसा जमा करने की दिक्कत होती है। आपने जब जमा किया ना, उस टाइम उनको मतलब है। अब एक बार जमा हो गया पैसा, उसके बाद तो आपका ही पैसा है, आप कभी भी कितना भी निकालो, सरकार को, बैंक को, किसी को भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जमा करते टाइम ऑनलाइन जमा आया, कहीं से आपके बैंक अकाउंट में सीधा 2 करोड़ रुपए आए। तो अब ये जब पैसा आया है ना, उस टाइम पे पता चल जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके बारे में आपसे पूछेगा ये पैसा आया कहाँ से? अब वो आप निकाल रहे हो कैश, उसमें सरकार को, बैंक को, किसी को मतलब नहीं है। वो एक रूल होता है टीडीएस का, नया सेक्शन है 393, उस सेक्शन के तहत आपका टीडीएस लगेगा अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा कैश निकाल रहे हो। आपने 2 करोड़ निकाला, तो 1 करोड़ से ऊपर चला गया ना, तो बैंक आपके उसमें से 2% का टीडीएस काटता है। बाकी कोई सरकार को दिक्कत नहीं है पैसा निकालने में। पैसा आया उस टाइम पे दिक्कत हो सकती है, वो पैसा आया कहाँ से, उसका सोर्स होना ज़रूरी है आपके पास, ये पैसा आपने कमाया था तो वो कहाँ से आया है, बस। अगला सवाल आता है, कैन बैंक फ्रीज़ अ सेविंग अकाउंट। क्या बैंक आपका खाता फ्रीज़ कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ।
बिना मतलब के कोई भी बैंक आपका सेविंग अकाउंट फ्रीज नहीं करेगा। इसका रीज़न होता है, सबसे मेन रीज़न, पहला रीज़न क्या होता है, काफ़ी सारे लोग स्टूडेंट अकाउंट खुलवाते हैं, 18 साल से कम उम्र होती है, उस टाइम पे अपना खाता खुलवाते हैं, उनका पैन कार्ड बना हुआ नहीं होता है, तो बिना पैन कार्ड का जो अकाउंट खुलता है उसमें बहुत ही रेस्ट्रिक्शंस होती है। आप एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आप 50,000 से ज़्यादा भी ट्रांजैक्शन करोगे ना, तो बैंक आपको फ़ोन कर देगा, या थोड़ा-सा ट्रांजैक्शन बढ़ेगा तो आपके अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाता है, अगर आपका पैन कार्ड नहीं दिया हुआ है तो। उसी के अलावा कई लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड आपस में लिंक नहीं होता है, तो उस कंडीशन में भी आपका वहाँ पर अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाता है, अगर आप एक थोड़ा-सा ज़्यादा लिमिट से ट्रांज़ैक्शन करते हैं। और अगर आपने पैन कार्ड भी दे रखा है, आधार कार्ड भी दे रखा है, अगर आपने वो अकाउंट खुलवाया है वीडियो केवाईसी करके, आपका पूरा फुल अकाउंट नहीं होता है, आजकल मिनी केवाईसी अकाउंट चल रहे हैं काफ़ी, तो आपने वो मिनी केवाईसी अकाउंट खुलवा रखा है, उसमें बैंक अकाउंट खोलते टाइम ही आपको बोलता है, अगले 1 साल या 2 साल के अंदर-अंदर ब्रांच में जाके इस अकाउंट को फुल केवाईसी करवा लो। काफ़ी लोग नहीं करवाते, तो वो 1-2 साल हो जाते हैं तो फ्रीज़ हो जाता है, या फिर वो 1-2 साल के अंदर ही आप 10-15 लाख रुपए का ट्रांज़ैक्शन कर लेते तो बैंक आपका अकाउंट फ्रीज़ कर देता है। तो रेगुलर फुल केवाईसी अकाउंट आपने अगर करवा रखा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ आपने दे रखा है, प्रॉपर सब कुछ है, तो बैंक आपका अकाउंट फ्रीज़ नहीं करेगा। उसमें भी कर सकता है, कब कर सकता है? फिर वो लीगल तरीके से हो सकते हैं कि साइबर कंप्लेन आई हो, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आपके अकाउंट में मिल जाए, उस कंडीशन में ही फ्रीज़ किया जा सकता है। फिर उस कंडीशन में अगर आपका अकाउंट फ्रीज़ हुआ है ना, तो आपको वो साइबर कंप्लेन जहाँ से आई है वहीं से ही आपको कंप्लेन का वो रिवर्स करवाना पड़ेगा। उस केस में बैंक भी आपको कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। केवाईसी के केस में नॉर्मल आपका अकाउंट अनफ्रीज़ हो जाएगा, पर साइबर कंप्लेन के केस में आपको जहाँ से कंप्लेन आई है वहीं से ही आपको ईमेल डालना पड़ेगा उनको कि मेरा जो पैसा है वो जेन्युइन है, उस कंडीशन में आपका अकाउंट अनफ्रीज़ हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला सवाल, कैन बिज़नेस पेमेंट बी टेकन इन अ सेविंग अकाउंट? क्या बिज़नेस की पेमेंट आप अपने सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं? देखिए, अगर आप एक सीरियस तरीके से बिज़नेस करना चाहते हैं, अभी आपने स्टार्ट ही करा है, आपका बिज़नेस ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, तो आप कर सकते हैं, अपने सेविंग अकाउंट में पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन अब एक लेवल के ऊपर पहुँच चुके हैं, आपकी साल भर की सेल जो हो रही है ना, वो 25-30 लाख रुपए से ज़्यादा हो रही है, यानी कि महीने की 2 लाख से ज़्यादा की आप सेल कर रहे हो, तो आप इसको करंट अकाउंट की तरफ स्विच कर सकते हो। और एक बार आपने स्विच कर दिया ना, तो सारा पेमेंट आप अपना करंट अकाउंट में लो, बिज़नेस से रिलेटेड जितना भी है। पर्सनल अकाउंट में मत लो, पर्सनल अकाउंट में केवल वो पर्सनल पेमेंट लो। काफ़ी लोग क्या करते हैं, करंट अकाउंट भी खुलवा लिया, करंट अकाउंट में तो पेमेंट ले ही रहे हैं, उसके अलावा बिज़नेस का सेविंग अकाउंट में भी पेमेंट लेने लग रहे हैं। सेविंग अकाउंट में छोटा-मोटा पेमेंट आप ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने जो पेमेंट सेविंग अकाउंट में लिया है ना, तो आपको आईटीआर में वो दिखाना पड़ेगा कि ये भी आपका बिज़नेस का ही पेमेंट है। भले ही आपने सेविंग अकाउंट में लिया हो, लेकिन उसको बिज़नेस पेमेंट में काउंट किया जाना चाहिए। अगर आप उसको हटा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। उस बेसिस पे आपको इनकम टैक्स या फिर जीएसटी की तरफ से नोटिस आ सकता है। अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो भी आपको पेमेंट जो है वो सारी की सारी अपने करंट अकाउंट में लेनी है। लेकिन अगर आप ले रहे हैं सेविंग अकाउंट में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर उस पे भी जीएसटी बनता है, वो आपको देना पड़ेगा। आप उस पे जीएसटी नहीं बचा सकते अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है। तो छोटा-मोटा आपका अगर बिज़नेस है, अभी स्टार्ट ही किया है, तो आप इसको सेविंग अकाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सर्टेन लिमिट, अगर आप साल भर का 30-40 लाख रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर यानी कि सेल कर रहे हैं, तो इसको आप करंट अकाउंट में शिफ्ट कर लीजिए। अगला सवाल आता है, आर यूपीआई एंड क्यूआर पेमेंट्स मॉनिटर्ड? देखिए, यूपीआई और क्यूआर से आजकल पेमेंट का बहुत चलन है, तो अगर आपका छोटा-मोटा बिज़नेस है तो आप इसको सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं, बड़ा बिज़नेस है तो आप इसको भी करंट अकाउंट में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपका छोटा ही है, जैसे कि साल भर का आप 25-30 लाख रुपए के अंदर कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट में भी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए आप जीएसटी की लिमिट में आते हैं, यानी कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं 20 लाख से ऊपर, गुड्स सेल कर रहे हैं 40 लाख से ऊपर, अगर आपका सेल 40 लाख से ऊपर जा रहा है तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। वो जीएसटी का अलग रूल बोलता है, उसको इनकम टैक्स से मतलब नहीं है, आपको जीएसटी लेना ही लेना पड़ेगा अगर आपका साल भर का सेल जो है वो 40 लाख रुपए से ऊपर जा रहा है तो। अगर आप सर्विस में डील करते हैं तो 20 लाख की आपके लिए ये लिमिट होती है। चाहे आप सेविंग अकाउंट में लो, चाहे कहीं पे ही लो, पेमेंट बिज़नेस की मानी जाती है, वो चाहे क्यूआर से आ रही हो, चाहे यूपीआई से आ रही हो, वो मॉनिटर की जाएगी, आपकी सेल में काउंट करी जाएगी। उसके अलावा अब अगला सवाल आता है, विच अकाउंट शुड बी यूज्ड फॉर एईपीएस? जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी लोग आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम वाला काम करते हैं, तो उसमें आप अपने पर्सनल अकाउंट को अलग रखो, आप करंट अकाउंट खुलवा के ये काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगला सवाल आता है, हाउ मनी सेविंग अकाउंट कैन वन पर्सन कीप? एक आदमी कितने सेविंग अकाउंट रख सकता है? तो इसकी भी कोई इनकम टैक्स एक्ट में, कोई आरबीआई, कहीं भी कोई लिमिट नहीं है। आपकी मर्जी, आप जितने सेविंग अकाउंट मैनेज कर सकते हो आप रख सकते हो, 10, 20, 30 जितने आपको रखने आप रख सकते हो। लेकिन आईटीआर फाइल करते हैं ना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसके अंदर आपको सारे अकाउंट की जानकारी देना
कंपल्सरी है। अगर आप छोड़ते हो तो 10,000 रुपए की पेनल्टी है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम सारे अकाउंट की जानकारी देनी होती है वहाँ पे। और उसके अलावा भी आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, आपको लगता है कि 2 अकाउंट आपके लिए सही है तो आप 2 रखिए, आपको लगता है 3 सही है तो आप 3 रख सकते हैं। 1 अकाउंट रखना आज के टाइम में थोड़ा एक समझदारी वाला काम नहीं होगा। 2 अकाउंट मिनिमम आप रख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 रख सकते हो। इसके अलावा आप कितने भी अकाउंट रखो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला सवाल आता है, कैन बैंक टू बैंक ट्रांसफर क्रिएट नोटिस रिस्क? क्या आप बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र करते हो तो उससे आपको नोटिस आ सकता है क्या? जी हाँ, जो मैंने आपको बताया, बैंक से भी पैसा आ रहा है ना, जब आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है ना, वो आपकी इनकम मानी जाएगी। अगर आपके पास उसका प्रूफ़ है कि आपको पता चला आपने किसी को लोन दिया था, वो लोन का पैसा वापस आया है, बड़ा अमाउंट है, 1 लाख 2 लाख से ऊपर का अमाउंट है, तो आप एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो। आजकल मोबाइल के अंदर भी कोई ऐप में नोट्स आप मेंटेन कर सकते हो कि आपको ध्यान रहे। काफ़ी टाइम के बाद भी नोटिस आ सकता है, तो वो काफ़ी टाइम याद आप भूल जाएँगे। आपको 3 साल पहले किसी ने क्यों पैसा भेजा था, आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने कुछ नोट्स मेंटेन कर रखे होंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अगर आपको नहीं पता, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम मान लेता है, फिर वो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लोन का पैसा है, गिफ्ट का है, रेंट का है, फैमिली से कोई सपोर्ट मिला है, तो ये सब आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। कुछ आपने सामान बेचा था, उसका रिकॉर्ड, ये सब चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको नहीं पता होगा, जब इनकम टैक्स नोटिस आएगा, उस साल में आपके पास ये पैसा कहाँ से आया था, तो इनका क्या है, आप रिकॉर्ड रखिए। बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र, बिज़नेस का पेमेंट है तो उसको बिज़नेस बताना पड़ेगा, सैलरी आ रही है तो उसको सैलरी बताना पड़ेगा। उसके अलावा क्या पेमेंट है, आप उसका रिकॉर्ड रखेंगे तो आप एक्सप्लेन कर पाएँगे। अगर नोटिस आ गया, फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे अगर आपके पास कोई जानकारी नहीं होगी तो। कैन फ्रेंड और रिलेटिव ट्रांसफ़र मनी? क्या फ्रेंड और रिलेटिव आपको पैसा भेज सकते हैं? जी हाँ, भेज सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेन्युइन पैसा है, भेजिए। आपने फ्रेंड से लोन लिया, आप उसको वापस रिटर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फ्रेंड आपको 1 लाख, 1 करोड़, जितना लोन लेना है आप लीजिए। फैमिली से, रिलेटिव से लोन ले सकते हैं आप। वापस भी करना है, कर सकते हैं। बिना ब्याज के करना है, बिना ब्याज के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने आज लिया, आपने आज 1 करोड़ का लोन लिया, तो अब आपके आईटीआर में आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरे 1 लाख का लोन ले रखा है, 1 करोड़ का लोन ले रखा है। जिसने आपको लोन दिया, उसको भी अपनी आईटीआर में दिखा देना चाहिए कि भई मैंने इस व्यक्ति को लोन दे रखा है। अब 3 साल तक आपके पास लोन रहेगा, 3 साल बाद आपने वापस कर दिया, तो जिस साल आपने वापस कर दिया, वहाँ पर आपके अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और आप अपने आईटीआर में भी दिखा सकते हो कि भई ये लोन हमने रीपेमेंट कर दिया है, तो अब वो लोन हट जाएगा। उस व्यक्ति को सडनली 1 करोड़ रुपए आएगा, 1 करोड़ का एग्ज़ाम्पल लिया अपन ने, तो वो अब एक्सप्लेन कर पाएगा कि ये पैसा मेरा ही है, 3 साल पहले मेरे पास ही था, तो कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है। अब अगला सवाल आता है, हाउ मच बैलेंस कैन बी केप्ट इन अ सेविंग अकाउंट? एक सेविंग अकाउंट में आप कितना पैसा रख सकते हैं? आपका सेविंग अकाउंट, आपका पैसा, जितना मर्जी उतना रखिए, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से पैसा आ रहा है, उसका सोर्स होना चाहिए, अनएक्सप्लेन्ड इनकम नहीं होनी चाहिए आपके पास बस। अनएक्सप्लेन्ड इनकम मतलब कि आपके पास बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए पड़े हैं, आपने आज तक आईटीआर फाइल नहीं करी, सरकार आपसे पूछ ले कि ये पैसा कहाँ से आया, तो उसका आपके पास जवाब होना चाहिए। अनएक्सप्लेन्ड इनकम नहीं होनी चाहिए। अनएक्सप्लेन्ड मतलब कि आपके पास सडनली, इस साल तक आपके पास बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए थे, अगले साल सडनली आपके पास 22 लाख रुपए हो गए और आपने कोई आईटीआर फाइल नहीं करी। अब 20 लाख रुपए आए हैं, तो ये आपकी इनकम मानी जाएगी। अगर आप आईटीआर फाइल करके बताते हो कि भाई मैंने 20 लाख की सैलरी से पैसा कमाया है, तो वो 20 लाख आपके सेफ हैं, वो एक्सप्लेन्ड क्रेडिट हो गया। अब उस पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगले साल आपके पास 22 लाख रुपए पड़े हैं, सरकार मानती है, इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डिक्लेयर ही नहीं करोगे, आईटीआर फाइल करो, आईटीआर में जितना टैक्स बन रहा है उतना टैक्स दो, नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगला सवाल आता है, व्हाट इज़ एआईएस एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है, जिसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन बैंक को रिपोर्ट करनी है, शेयर मार्केट वाली जो कंपनियां उनको रिपोर्ट करनी है, एफडी से इंटरेस्ट आई, ये सारी रिपोर्टिंग जो होती है ना, वो एआईएस के अंदर होती है और सरकार को इसी के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो आईटीआर फाइल करने से पहले एक बार इसको जरूर चेक कर लेना चाहिए। अगर आपको आईटीआर फाइल करवानी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारी सर्विस भी ले सकते हैं। व्हेन कैन जीएसटी नोटिस रिस्क कम? जीएसटी नोटिस का रिस्क कब हो सकता है? जीएसटी नोटिस का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जीएसटी की लिमिट 20 लाख रुपए अगर आप सर्विसेज देते हैं, 40 लाख रुपए अगर आप कोई गुड्स बेचते हैं। अगर एक साल में ये लिमिट पार होती है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, नहीं लेते तो आपको नोटिस आ सकता है। और इसके अलावा आप क्या करते हैं, कई लोग, जो मैंने आपको बताया, बिजनेस अकाउंट खुलवा लिया, कुछ कुछ पेमेंट सिर्फ बिजनेस अकाउंट में ले रहे हैं, बाकी सारी अपने सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं और उस पर जीएसटी भी नहीं लगा रहे हैं।
तो ये गलत है। जब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया ना, तो सारा पेमेंट पे आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा, चाहे वो आप सेविंग अकाउंट में लो, चाहे करंट अकाउंट में लो, वो आपकी पेमेंट है तो जीएसटी उस पे माना जाएगा। कुछ पर्सनल पेमेंट हो सकती है, जो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है, उन पे आप जीएसटी हटा सकते हैं, पर उनको आप सेविंग में ही रखिए, उनको आप बिज़नेस में नहीं लाइएगा। इसके अलावा कोई यूपीआई, क्यूआर से पेमेंट आ रहा है, उन सबको इंक्लूड किया जाएगा, उन पे भी जीएसटी लगता है, वो भी आपके सेल्स में काउंट होती हैं। नोटिस कैन कम आफ्टर हाउ मच टाइम? नोटिस कितने समय तक आ सकता है? तो जिस साल की आईटीआर है ना, उसके अगले 3 महीने से लेकर अगले 3 साल तक आपको नोटिस आ सकता है। अगर ये ट्रांज़ैक्शन का जो अनएस्केप्ड इनकम है, जो इनकम आपने छुपाने की कोशिश करी है ना, वो अगर 50 लाख रुपए से नीचे की है, तो आपको 3 साल में नोटिस आ सकता है। अगर जो आपने इनकम छुपाने की कोशिश करी है, वो 50 लाख से भी बड़ी है, तो आपको 5 साल में भी नोटिस आ सकता है। अगर आपने आज से 5 साल पहले कुछ ऐसी कोशिश करी हो छुपाने की और आज आपको पता भी नहीं हो उसके बारे में, वो आपने जो इनकम छुपाई थी, तो इसीलिए बोलता हूँ कि कुछ कैश रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो, जहाँ पे आप रिकॉर्ड रख सकते हो, या फ़ोन के अंदर कोई एप्लीकेशन में नोट्स वगैरह मेंटेन कर सकते हो, जिससे आपको एटलीस्ट पता तो रहेगा ये पैसा कहाँ से आया था। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ लेता है, तो आप उसको एक्सप्लेन तो कर पाओगे एटलीस्ट, वरना आपको खुद ही नहीं पता होगा, तो आप दूसरों को क्या बता पाओगे। अब बात करते हैं, व्हाट शुड यू डू इफ़ अ नोटिस कम्स? अब नोटिस आ ही गया अगर, तो आपको क्या करना है? तो आपको पैनिक नहीं करना है, नोटिस को इग्नोर नहीं करना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, नोटिस को ही इग्नोर कर देते हैं। वो देखते हैं नोटिस आया, मैसेज, ईमेल आया, घर पे कोरियर तक आ जाता है, फिर भी उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर वो उनको बाद में पता चलता है कि इसका तो टाइम ही निकल गया रिप्लाई करने का। तो इनकम टैक्स की तरफ से आपको कभी भी कोई मैसेज या ईमेल वगैरह आता है, तो सबसे पहले अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके उसको वेरीफ़ाई करिए, क्या ये जेन्युइन नोटिस है या नहीं। अगर वहाँ पर भी आपको दिखा रहा है जेन्युइन है, तो उसको पढ़िए, आराम से समझिए। आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, तो उनका जवाब दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो आप प्रोफेशनल्स की मदद ले सकते हैं, अगर आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है तो। अगर सिंपल सा है, आपसे कुछ जवाब पूछा गया है, कुछ आपसे बेसिक पूछा गया है, तो आप उसमें खुद भी अपनी तरफ से भी रिप्लाई दे सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर केस में प्रोफेशनल की एडवाइस लेना ज़रूरी हो। अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में अगर आप नोटिस को इग्नोर कर देंगे, बेस्ट जजमेंट का ऑप्शन होता है, नोटिस इग्नोर कर दिया, 3, 4, 5, 6 महीने बाद में उनको इनकम टैक्स ऑफिसर को, जिसने नोटिस भेजा है ना, उसको जो सही लगेगा, वो अपने हिसाब से नोटिस का जजमेंट, असेसमेंट सब कर देगा और आपसे फाइनल अमाउंट माँग लेगा। भई आपके ऊपर 18 लाख रुपए की पेनल्टी बनती है, तो 18 लाख रुपए जमा करवा दो, ऐसा होएगा। इसीलिए नोटिस को इग्नोर नहीं करना है। अगर वो नोटिस में आपसे माँगे गए ना 9 लाख रुपए हैं, तो आप उसको पढ़ोगे, रिसर्च वगैरह करोगे, तो हो सकता है वो कम हो जाए, 9 की जगह 2 लाख हो जाए। हो सकता है वो नोटिस ही गलत हो, आप उसका सही जवाब दे पाएँ, तो वो 9 का 9 कैंसल हो सकता है। और अगर आप उसको इग्नोर ही कर दोगे ना उसको, अगर वो टाइमलाइन भी पूरी चली गई, तो वो 9 की जगह आपसे लास्ट में 15-16 लाख रुपए एक्स्ट्रा माँग लिए जाएँगे। इसीलिए नोटिस को इग्नोर कभी भी नहीं करना है। तो इन सभी सवालों का जवाब उम्मीद करता हूँ आपको मिल गया होगा और आपको भी पता चल गया होगा कैसे अब आप अपना सेविंग अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा।